food chains. It is a sequence of populations. It is a sequence of populations or organisms. Food chain की define लिखो. It is a sequence of populations or organisms of an ecosystem through which the food and its contained energy passes with each member, which becomes food of later member in sequence. Which become food of later member in sequence. इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर मेंबर दूसरे मेंबर का खाना बनता है और दूसरा मेंबर आगे तीसरे मेंबर का खाना बनता है. So this is the concept of food chain. अब लिखो characteristics of food chain. Characteristics of food chain. हमारे फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन. फूड चेन सीधी होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स आर ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय अ टाइगर. तो फूड चेन सीधी है. पहला कैरेक्टरिस्टिक है दे आर जनरली स्ट्रेट. फूड चेन सीधी है. आप लोगों ने 10th क्लास में फूड चेन्स के बारे में पढ़ा है. ज्यादा से ज्यादा इनमें 3 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं. दे हैव 3 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स. जैसे ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल. बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होती, क्योंकि जितना पौधों को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, जैसे जैसे एक लेवल दूसरे का खाना बनता है, वैसे वैसे काफी एनर्जी वेस्ट होती रहती है. काफी एनर्जी की वेस्टेज होती है. जो हम खाना खाते हैं, सपोज प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी है, जब मैंने प्लांट्स को खाया तो मुझे वो सारी की सारी एनर्जी नहीं मिलेगी. तो हर लेवल के साथ साथ काफी एनर्जी वेस्ट होती जाती है. ये 10% लॉ आपने किया हुआ है. 10% एनर्जी हमें मिलती है, 90% वेस्ट हो जाती है. और इसीलिए जितनी ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगी उतनी आगे तक जाते जाते एनर्जी जीरो होती जाएगी. और जितनी लंबी फूड चेन होगी, लास्ट के ट्रॉफिक लेवल्स तक ऑलमोस्ट एनर्जी नहीं पहुंचेगी. अब 3 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं. There is progressive reduction in biomass. There is progressive reduction in biomass. Progressive reduction in biomass का मतलब है बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे पौधे, lots of plants. और लेकिन उन्हें खाने के लिए डियर हैं, पर डियर उतने नहीं हैं. डियर हैं पर उतने नहीं हैं. पर अगर 10 पौधे हैं तो डियर 5 हैं उस एरिया के अंदर. और डियर को खाने के लिए जो सबसे बड़ा लायन है वो सपोज उसी एरिया में एक ही है. तो पौधों का बायोमास बहुत ज्यादा है, डियर का बायोमास कम है और लायन का बायोमास और कम है. यानी कि एक ऊपर वाले कार्निवोर को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे प्लांट्स की जरूरत होती है. बहुत सारी बेसिक लेवल्स की जरूरत होती है ऊपर के थोड़े से हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए. तो देयर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन बायोमास. जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स में आगे बढ़ते हैं, ये ज्यादा होते हैं, ये थोड़े कम होते हैं और ये और कम होते जाते हैं. कार्निवोर्स कम होते जाते हैं.
फोर्थ है there is reduction in energy in progressive trophic levels. There is reduction in energy in progressive trophic levels. जैसे अगर घास है, घास को खाता है कोई इंसेक्ट, इंसेक्ट को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, तो जितनी एनर्जी घास को मिलेगी सनलाइट से जब वो अपना खाना बना रही है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है, उतनी एनर्जी इंसेक्ट को नहीं मिलेगी, कम, उससे भी कम एनर्जी फ्रॉग के पास आएगी और सबसे कम एनर्जी स्नेक के पास जाएगी और उससे भी कम एनर्जी अगली लेवल पे जाएगी। तो यानी कि एनर्जी भी कम होती जा रही है क्योंकि हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में और कई वेस्टफुल बॉडी प्रोसेसेस में एनर्जी वेस्ट होती है। अनडाइजेस्टेड फूड भी एनर्जी को काफी वेस्ट करता है। फिफ्थ प्रोसेस, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, some organisms operate at more than one trophic level. Some organisms operate at more than one trophic level. इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं, प्लांट है, प्लांट को ह्यूमन सीधा खा सकता है, हम लोग सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। प्लांट को सपोज कर लो खाया, प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाया चिक ने और चिक को खाया ह्यूमंस ने, तो ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स के नियर बाय भी हैं और ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स के दूर भी हैं। ऐसे ही हम ले सकते हैं क्रो को, हम कई ओमनिवोर्स को ले सकते हैं, ओमनिवोर्स जो हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं और फ्लैश ईटिंग भी हो सकते हैं। तो हम लोग प्लांट ईटर्स भी हो सकते हैं, हम लोग एनिमल ईटर्स भी हो सकते हैं, और अगर हम लोग एनिमल ईटर्स हैं तो वो एनिमल्स भी कभी प्लांट्स पे डिपेंड करते थे, तो इनडायरेक्टली हम फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो कई बार एक ट्रॉफिक लेवल एक पॉपुलेशन कई लेवल्स पर ऑपरेट कर सकती है, जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन हर्बीवोर लेवल पे भी ऑपरेट कर सकती है और कार्निवोर पे भी। नाउ the sixth characteristic of food chain, major part of energy is lost when it passes, वैसे पॉइंट ऊपर भी था, when it passes from one level to another, when it passes from one level to another. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने प्लांट्स को खाया, आई एम ईटिंग प्लांट्स, और दूसरी तरफ मैंने प्लांट्स को नहीं खाया, मैंने चिकन को खाया, तो जब मैं सीधा प्लांट्स को खा रही हूं तो मुझे एनर्जी ज्यादा मिल रही है, लेकिन प्लांट्स को जब चिकन ने खाया तो एनर्जी वेस्ट हुई, चिकन को जब मैंने खाया तो एनर्जी और वेस्ट हुई। तो जितना ज्यादा मैं पौधों से दूर जाती जाऊंगी उतना फूड जो मैं खा रही हूं वो मुझे एनर्जी कम देता जाएगा, क्योंकि मैं अगर प्लांट से दूर हूं तो बीच में कोई और लेवल भी आती है जो प्लांट्स की एनर्जी को मुझसे ज्यादा यूज करती है। तो जब एक लेवल से दूसरी लेवल तक फूड कंज्यूम होता है तो एनर्जी वेस्ट होती जाती है। नाउ राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स। एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स अब है, एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन ले लो या कैटेगराइजेशन ऑफ फूड चेन ले लो। हमारे पास 3 टाइप की बेसिकली फूड चेन्स काम करती हैं नेचर में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। एक है हमारे पास पैरासिटिक फूड चेन्स, मैंने अभी आपको इसके बारे में अभी मेंशन भी किया है। पैरासिटिक। दूसरी टाइप की फूड चेन्स हैं डेट्राइटस फूड चेन्स, और तीसरी टाइप की फूड चेन्स हैं ग्रेजिंग फूड चेन्स। And then we have grazing food chains. पैरासिटिक फूड चेन्स जहां पे पैरासाइट सीधा खाना खा जाते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म का बना हुआ,
वो कोई अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो प्लांट्स के भी पैरासाइट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाया पैरासाइट्स ने, जो प्लांट्स में खाना बना वो सीधा पैरासाइट्स खा गए। हर्बीवोर्स, जानवरों पे के अंदर या बाहर भी पैरासाइट्स होते हैं, तो हर्बीवोर्स के खाने को खाया पैरासाइट्स ने। और जो कार्निवोर जानवर होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, उनके शरीर के अंदर, उनके इंटेस्टाइन्स वगैरह में भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, तो कार्निवोर्स को भी खाया पैरासाइट्स ने। तो दिस इज पैरासिटिक फूड चेन। Parasitic food chain is also called as auxiliary food chain. Parasitic food chain is auxiliary food chain. Then detritus food chain. वो फूड चेन जो डेट्राइटस से शुरू होती है, यानी डेट्राइटस मैंने आपको 2-3 बार अब टर्म बता चुकी हूँ, जैसे सूखे हुए पत्ते, घास, तिनके, डेड बॉडीज, जिनके ऊपर सेप्रोफाइट्स एक्ट करते हैं, और फिर वो सेप्रोफाइट्स उन डेट्राइटस को गला सड़ा देते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर उस मटेरियल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं, और कुछ मटेरियल मिट्टी में भी चला जाता है। तो ये फूड चेन्स प्लांट से शुरू नहीं होती, ये डेट्राइटस से शुरू होती है। तो डेट्राइटस को खाया अर्थवॉर्म ने, मिट्टी के अंदर डेट्राइटस है, सूखे हुए तिनके और पत्ते हैं, जिनको खाया अर्थवॉर्म ने, और फिर अर्थवॉर्म को खाया स्पैरो ने, और मे बी स्पैरो को खा लिया फैल्कन बर्ड ने। यह है डेट्राइटस फूड चेन। फिर है ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल। ग्रेजिंग वो जो नॉर्मल वाली फूड चेन्स होती हैं, जो हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दिखाई देती हैं। सो ग्रेजिंग फूड चेन्स, ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्रीडेटर फूड चेन्स। अब ये आगे फर्दर 2 टाइप की होती हैं। These are food chains on जमीन, जो फूड चेन्स लैंड पर काम करती हैं, या जो फूड चेन्स पानी में काम करती हैं। फूड चेन्स इन वाटर। अब फूड चेन जो जमीन पे ऑपरेट करने वाली फूड चेन है, उसका एग्जांपल, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रासहॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को पिकॉक ने। पानी के अंदर ऑपरेट करने वाली फूड चेन, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, छोटे छोटे तैरने वाले प्लांट्स, उनको खाया छोटे छोटे तैरने वाले जानवरों ने, जू प्लैंक्टॉन्स ने। जू प्लैंक्टॉन्स को खाया छोटे छोटे क्रस्टेशियंस ने। बेटा आप लोग सीधी लाइन में लिखना प्लीज। उनको खाया स्मॉल क्रस्टेशियंस ने। छोटे छोटे क्रस्टेशियंस को खाया प्रीडेटर इंसेक्ट्स ने। प्रीडेटर इंसेक्ट्स को खाया स्मॉल फिश ने। आप इसको सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना। और स्मॉल फिश को खाया बिग फिश ने। अब हम बात करेंगे एक कंसेप्ट की विच इज कॉल्ड एज फूड वेब। फूड वेब होता है जब बहुत सारी फूड चेन्स एक एरिया के अंदर इकट्ठा ऑपरेट करती हैं और वो आपस में लिंक्ड होती हैं, क्योंकि एक एरिया के अंदर सिर्फ एक ही फूड चेन काम नहीं कर रही होगी, बहुत सारी लिंक्ड फूड चेन्स काम कर रही होंगी। हो सकता है ये प्रीडेटर इंसेक्ट्स किसी और फूड चेन का भी हिस्सा हो सकता है ये फ्रॉग किसी और फूड चेन का भी हिस्सा हो। सो दैट इज फूड वेब। फूड वेब की डिफाइन लिखो और प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इंटरकनेक्टेड food chains, it is network of interconnected food chains। और फूड वेब ज्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन है बेटा, क्योंकि एक एरिया में सिर्फ एक ही फूड चेन काम नहीं करेगी, वहां पे सिर्फ ग्रास हॉपर और फ्रॉग ही नहीं होंगे, और भी कई जानवर होंगे जो दूसरी फूड चेन्स में का पार्ट है, और ये फूड चेन्स आपस में रिलेटेड भी हैं। सो इट इज मोर रियल सिचुएशन than
फूड चेन्स। फूड वेब कभी फूड चेन की तरह सीधा नहीं होता, क्योंकि फूड वेब में कई फूड चेन्स काम कर रही होती हैं। इट इज नॉट स्ट्रेट, कई फूड चेन्स आपस में लिंक्ड होती हैं, तो हम कहते हैं इसको इट इज पॉलीफेगस। फूड वेब इज ऑलवेज पॉलीफेगस। क्यों है पॉलीफेगस? एज मेनी alternate foods are provided to consumers। अगर आज एक कॉकरोच को कुछ खाने को नहीं मिल रहा जो वो खाता है, तो वो उसको छोड़ सकता है। अगर उसको फूड चेन में नहीं मिल रहा, वो कोई दूसरा खाना खा सकता है। रैट कोई भी ऑल्टरनेट खाना खा सकता है। तो कोई फूड चेन में फिक्स नहीं है कि इंसेक्ट ने यही चीज खानी है। तो इसीलिए इसको फूड वेब को कहते हैं पॉलीफेगस। अब अगर फ्रॉग है, वो जो फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर को भी खा सकता है, वो स्नेल्स को भी खा सकता है, वो छोटे छोटे मॉथ्स को भी खा सकता है। तो कई बार एक ऑर्गेनिज्म के लिए ऑल्टरनेट मेथड्स होते हैं फूड वेब के अंदर। अब अगली हेडिंग आप डालेंगे 10% लॉ। We talk of 10% law. It is given by Lindemann. It was given by Lindemann in 1942. इन्होंने ये लॉ दिया था, और इस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे का खाना बनती है तो 90% एनर्जी वेस्ट होती है, सिर्फ 10% आगे प्रोडक्टिवली पास होती है। Nearly 90% of energy is lost when it moves from one trophic level to next. When it moves from one trophic level to next. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट्स हैं, वी हैव प्रोड्यूसर बायोमास। मैं बायोमास की बात भी कर सकती हूँ, एनर्जी की भी कर सकती हूँ, यानी कि भार भी या एनर्जी भी। सपोज प्रोड्यूसर बायोमास के पास इक्विवेलेंट एनर्जी आई है 1000 किलो कैलोरीज के आसपास, और जब इन प्लांट्स को, इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्लांट ईटिंग जानवर, जब इनको खाते हैं हर्बीवोर, तो हर्बीवोर बायोमास होता है 1000 का 90% वेस्ट होता है, 10% आगे जाता है, यानी कि अराउंड 100 किलो कैलोरीज की इक्विवेलेंट एनर्जी आगे बढ़ती है। हर्बीवोर्स को खा जाते हैं कार्निवोर्स। सपोज कार्निवोर लेवल 1 ने खाया हर्बीवोर्स को, तो कार्निवोर्स बायोमास के अंदर एनर्जी गई 100 का 90% वेस्ट हो जाता है, 10% आगे जाता है, नियरली 10 किलो कैलोरीज। और कार्निवोर 1 को खाते हैं कार्निवोर 2, तो कार्निवोर 2 का बायोमास नियर अबाउट 10 का 90% वेस्ट कर दो, 10% आगे जाता है, नियरली 1 किलो कैलोरी। तो इसीलिए भी आप देखो बेटा, जितनी ज्यादा फूड चेन लंबी होती जाएगी, ये किलो कैलोरीज या जूल्स ऑफ एनर्जी वेस्ट होते जा रहे हैं। तो जितनी ज्यादा फूड चेन लंबी होगी, उतना लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल्स के लिए नुकसान है। Why food chain has limited trophic levels? Why food chain has limited trophic levels? ये बार बार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको 2-3 बार मेंशन करा है। Why food chain has limited trophic levels? पहला,
फूड गेट्स वेस्टेड। यार पता है जब एक लेवल दूसरे लेवल को खाती है तो बहुत खाना वेस्ट होता है। शेर अगर हिरन को मारता है ना तो वो कभी भी सारा हिरन नहीं खाता, बहुत सारा हिरन वहां पे बच जाता है। हम भी फूड को वेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी भी काफी सारा प्रोडक्टिव फूड, कई सारा प्रोडक्टिव फूड अनडाइजेस्टेड छोड़ देती है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी में माल फंक्शनिंग होता है। तो खाना सारा खाया नहीं जाता। अगर एक काऊ भी एक प्लांट पे ग्रेस कर रही है तो उस पौधे को आधा अधूरा छोड़कर या अपरूट कर कर घेर देती है और सारा नहीं भी खाती। तो फूड गेट्स वेस्टेड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। फूड गेट्स वेस्टेड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही खाना इतना वेस्ट हो रहा है तो एंड की लेवल्स तक पहुंचेगा क्या। सेकंड लिखो, लार्ज बायोमास इज रिक्वायर्ड। ये भी मैंने अभी बताया आपको, लार्ज बायोमास इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑर्गेनिजम्स एट हाई लेवल। फिर वही वाला एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि प्लांट को खाया गोट ने, गोट को खाया लायन ने। एक एरिया के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, थोड़ी उससे थोड़ी कम गोट्स है और लायंस तो बहुत कम है, लेकिन थोड़े से लायंस को जिंदा रखने के लिए कई गोट्स चाहिए और कई गोट्स को जिंदा रखने के लिए कई प्लांट्स चाहिए। तो इसीलिए जितनी लंबी फूड चेन होगी उतना ज्यादा निचली लेवल्स पर बर्डन पड़ेगा। थर्ड, 90% एनर्जी इज वेस्टेड एट एवरी स्टेप। हर स्टेप पे तकरीबन 90% एनर्जी तो वेस्ट ही हो जाती है। तो इतनी लंबी फूड चेन में फिर पिछली लेवल्स को क्या मिलेगा अगर ज्यादा लेवल्स हुई तो। अगला लिखो, बायोटिक सक्सेशन। प्लीज क्लास इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। बायोटिक सक्सेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। आज मैं इससे रिलेटेड सिर्फ टर्म्स करवा रही हूं, लेकिन सक्सेशंस आपको अगली क्लास में करवाऊंगी। ऐसा होता है बेटा कि कभी अभी तो हम लोग एक जगह पे रहते हैं, हमसे पहले भी कोई रहता था, लेकिन हमेशा इस जगह पे स्टार्टिंग में ह्यूमन बींग्स नहीं आ गए थे ईस्ट आजाद नगर में या कृष्णा नगर में या लक्ष्मी नगर में, एकदम से ह्यूमंस नहीं आ गए थे। मे बी हजारों दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते थे, कोई छोटे मोटे जानवर रहते थे, मे बी बहुत साल पहले सिर्फ प्लांट्स ही थे, या मे बी बहुत साल पहले ऐसी सिचुएशन थी कि इतनी गंदी जमीन थी यहाँ की, इतनी इतनी बैरन मिट्टी थी, इतनी बंजर मिट्टी थी कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से कोई स्पीशीज आ पाती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले एक खाली जगह थी धरती में, वहां कभी कोई आया ही नहीं था। उस खाली जगह में धीरे धीरे कुछ हार्ड रफ टफ ऑर्गेनिजम्स आए, उन्होंने मिट्टी को फर्टाइल किया, जगह को अपने हिसाब से रहने लायक बनाया, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स वहां पर आते गए। लेकिन एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स को जगह ऑलमोस्ट बनी बनाई मिलती है। जो जगह पे जिस जगह पे रहने के लिए मेहनत लोअर ऑर्गेनिजम्स ने पहले की होती है, जो जमीन पे सबसे पहले आए थे जब एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा नहीं था। तो एक बंजर जमीन पे, एक खाली जमीन पे पहले प्लांट्स का आना या मे बी किसी टाइप के जानवर का आना, और फिर लाइकन्स का आना, एल्गी का आना, बेसिक पॉपुलेशन का आना, फिर उस पॉपुलेशन का चले जाना, फिर दूसरी एडवांस पॉपुलेशन का आना, फिर उस एडवांस पॉपुलेशन का चले जाना या रह जाना, और उसके बावजूद भी और एडवांस पॉपुलेशन का आना, इसको कहते हैं सक्सेशन। कई जगह धरती पे यार स्टार्टिंग में सारी धरती पे कोई जानवर नहीं थे, धीरे धीरे लाइफ आई थी, सक्सेशन। और दूसरा केस ये होता है कि आज ईस्ट दिल्ली में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और यूनिवर्स से एक मीटियोरॉइड गिरता है, ब्रह्मांड से एक पत्थर गिरता है और ईस्ट दिल्ली खत्म हो जाता है, तो वो भी एक सक्सेशन है। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो बसना शुरू होगा, वो भी एक सक्सेशन है। तो एक सक्सेशन है ऑर्गेनिजम्स उस जगह पे आते हैं जिस जगह पर जिंदगी में कोई था ही नहीं, और दूसरा ऑर्गेनिजम्स वहां आते हैं जहां पहले कभी लाइफ थी लेकिन किसी वजह से वो खत्म हो गई थी। तो अब ऑर्गेनिजम्स उस पर दोबारा से आना शुरू होते हैं, दोबारा से उस जमीन को बसाना शुरू करते हैं। These are all the cases of succession. Biotic succession is also called as ecological succession. It is also called as ecological succession.
अब लिखो क्या होता है बायोटिक सक्सेशन. इट इज नेचुरल डेवलपमेंट. It is natural development of series of biotic community. It is natural development of series of biotic community at same site, one after the other, till climax community develops. Till climax community develops, which does not change further. Which does not change further. कि पहले एक कम्युनिटी आती है, पहले एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप आता है उस जगह पे जिस जगह पे आज तक किसी ने कोई होता ही नहीं है, कोई उस जगह रहता ही नहीं है. धीरे धीरे करके वहां पे मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिटीज आने लग जाती हैं जो इतनी एडवांस्ड होती हैं कि जिनको चेंज कोई और नहीं कर सकता. जिस जिस जगह पे कम्युनिटी आई है ह्यूमंस की, उनको हटा के डॉग्स ने अपने आप को फैलाया नहीं है. जिस जिस जगह पे कम्युनिटी आई है सपोज डॉग्स की, उनको रैट्स ने और कैट्स ने वहां से हटाया नहीं है, लेकिन डॉग्स को ह्यूमंस ने जरूर हटा दिया है. तो ह्यूमन बींग्स की कम्युनिटीज आर मोस्टली क्लाइमेक्स कम्युनिटीज. टाइगर्स और लायंस की कम्युनिटीज आर मोस्टली क्लाइमेक्स कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट्स. अब आ जाओ टर्म्स पे, सक्सेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स में पहली टर्म है पायोनियर कम्युनिटी. पायोनियर कम्युनिटी है. पायनियर मतलब हमारा इंग्लिश का वर्ड है यार, जो ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले वाले होते हैं, जिन्होंने किसी चीज में पायनियरिंग की होती है कि वो उस जगह पे हम सबसे पहले आए थे या वो काम हमने सबसे पहले किया था. सो पायनियर कम्युनिटी ये पहले और पॉपुलेशन है जो एक ऐसी जगह पे आती है जिस जगह पे आज तक कोई रहा नहीं होता, वो बेयर जगह होती है. सो इट इज फर्स्ट बायोटिक community that develops in bare area, जिस जगह पे अब तक कोई आया नहीं होता. It is first biotic community that develops in bare area. और सबसे पहले जो एक एरिया में रहने आता है, सबसे पहले उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उस एरिया में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उस एरिया का एनवायरनमेंट और मिट्टी बहुत अनफेवरेबल होते हैं. वहां पे कोई चीज अच्छे से ग्रो भी नहीं कर सकती, वहां पर एनवायरनमेंट भी बड़ा ऑड होता है. अब इसमें लिखो द ऑर्गेनिजम्स एट दिस स्टेज, the organisms at this stage take a lot of time to change environment. फिर ये ऑर्गेनिजम्स अपने हिसाब से, इनके हिसाब से जब ये रेस्पायर करते हैं, जब ये फूड का इंटेक करते हैं, जब इनकी डेथ होती है, डिके करते हैं, तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट और मिट्टी में चेंजेस आते हैं. तो पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स को एनवायरनमेंट को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है. फिर एक के बाद जब दूसरी कम्युनिटी आती है, दूसरी के बाद वहां तीसरी कम्युनिटी आती है. दोज आर सिरल या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज. दोज आर सिरल या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज. ये वो कम्युनिटीज हैं जो स्टार्टिंग की भी नहीं होती, एंड की भी नहीं होती है, धीरे धीरे उस जगह पे आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर उसकी बेहतर कम्युनिटी आती है, फिर वो चली जाती है, फिर बेस्ट कम्युनिटी आती है. These are various biotic communities that develop during
biotic succession from pioneer communities. पहली पायनियर कम्युनिटी सबसे पहले वाली है जो पॉपुलेशन जानवरों की या पौधों की जिस एरिया में सबसे पहले आती है। फिर उसके बाद आने वाली सिरल या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती हैं। उसके बाद है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी वो कम्युनिटी जो एक जगह पे सबसे एंड में आती है। ह्यूमंस जिनको कोई नहीं हटाता, क्योंकि हम लोग तब आते हैं जब वहां पे मिट्टी भी अच्छी होती है, वहां पे मौसम भी हमारे रहने लायक होता है। उस जहां नहीं होता वहां नहीं जाते। ये स्टेबल कम्युनिटी है, ये अपना वहां पर बस जाते हैं ह्यूमंस जाके, और फिर ये सेल्फ परपेचुएट करते हैं, आगे बढ़ती है इनकी जनरेशंस। These are stable, self-perpetuating and final biotic communities या बायोटिक कम्युनिटी जो एंड में डेवलप करती है उस एरिया में, और इनको बना बनाया रिसोर्सेज मिलते हैं, वहां बनी बनाई चीजें मिलती हैं इन्हें। पहले वाली जनरेशंस ने काफी काम उस एरिया में कर लिया होता है। एंड फाइनल बायोटिक कम्युनिटी दैट डेवलप्स at the end of biotic succession, biotic succession। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी में निश स्पेशलाइजेशन है। निश स्पेशलाइजेशन मतलब वो इस चीज में स्पेशलाइज्ड है कि उन्हें रहना कहाँ है। निश मतलब ड्वेलिंग प्लेस, हमारा हैबिटेट। वो ऐसे कहीं पर भी नहीं रह लेंगे। और जैसे जैसे एक जगह पे अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं, उस जगह की मिट्टी में, क्लाइमेट में, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को कहते हैं सीर। द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट, of successions of various successions, the series of development of various successions, कि जो अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, उनकी पूरी की पूरी सीरीज। मिट्टी कैसे कैसे ठीक हो रही है, रॉक्स कैसे कैसे मिट्टी में टूट रहे हैं, पत्थर टूट रहे हैं, उस एरिया में कैसे कैसे चीजें बन रही हैं, कैसे पौधों में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, कैसे ह्यूमिडिटी या रेनफॉल में चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे चेंजेस आर सीर।